हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्रिक क्लासेस। दिस इज़ रवि मिश्रा। और आज की वीडियो काफ़ी ख़ास है उन लोगों के लिए जो स्कोर करना चाहते हैं 100%। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी और क्या टिप्स हो सकते हैं जिसके बिहाफ पे हम आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो, उसमें कैसे 100% स्कोर कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। और जो मैं रूटीन आज बताने जा रहा हूँ और जो स्ट्रेटजी या टिप्स मैं आपसे जो आज शेयर करूँगा, उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं पे नोट डाउन कर लो, जो आपको अच्छा लगे पॉइंट। साथ में मेरी तरफ से तो राय यही कि आप सारे पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर करना और उन्हें डेली बेसिस पे फॉलो करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में कंप्लीट स्ट्रेटजी मैथ्स के लिए बताई है 10th और 12th। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आती है तो आप मुझे बताना, मैं और भी सब्जेक्ट्स पे बना दूंगा, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं 10th और 12th में। लेकिन फ़िलहाल में आज हम लोग सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे, क्लास 10th और 12th। और बेसिकली यह स्ट्रेटजी मेनली CBSE स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, बट इसे ICSE वाले भी फॉलो कर सकते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स 10th एंड 12th क्लास के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है कि डूज एंड डोंट्स, मतलब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इनको हम लोग देखते हैं। सबसे जो पहले हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट कंप्लीट NCERT प्लस एग्जाम्पलर बुक्स हैं ये CBSE की। CBSE वाले स्टूडेंट वेल नोन है इससे। एंड रिपीट द होल सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम्स। यहाँ मैंने बताया कि सबसे पहले आपको फोकस करना है NCERT पे। CBSE के किसी भी करिकुलम में आप देखोगे कि वो मेनली फोकस करने को बोलते हैं कि आपको NCERT और एग्जाम्पलर की बुक पहले ख़त्म करनी है, यानी NCERT का सब जो सिलेबस है उसे पहले कंप्लीट करना है। और आपको कोशिश ये करना है कि बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक आपका 2 बार, कम से कम 2 बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप पूरे होल सिलेबस को रिपीट कर चुके हो अच्छे तरीके से। सेकंड काम आपको ये करना है इसमें कि आपको RS अग्रवाल की बुक को लगाना है। उसमें उसके एग्जाम्पल्स और प्लस एक्सरसाइजेस में उन क्वेश्चन को ही सिर्फ आपको करना है जो क्वेश्चन प्रीवियसली बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपको पूरा एफर्ट वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए होते हैं, लेकिन उतना क्वेश्चन करने का आपके पास फ़िलहाल में टाइम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मैथ्स तो पढ़ना नहीं है। या मैथ्स पढ़ के आप 500 में आप पूरा नहीं ला पाओगे मार्क्स, यानी आप 95% तक तो नहीं पा पाओगे। तो सिर्फ मैथ्स के भरोसे तो आप रहोगे नहीं। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि आपको RS अग्रवाल की बुक लगानी ज़रूर है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को मेनली फोकस करना है जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियसली बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपको अपने जो भी आप मान लो आप NCERT कर रहे हो, वो एग्जाम्पलर की बुक से भी हो सकता है, या मेन जो NCERT की बुक है, या आप अगर RS की भी बुक लगाते हो तो उसके प्रॉपर नोट्स आप बनाओ, जिससे एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन में वो काम देगा। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम मेरा आ गया तो मैं बैठ करके पूरा होल सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ गया। तो उस दौरान उतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता कि आप उतने कम टाइम में रिवीजन कम्प्लीटली 100% कर पाओ। तो कोशिश आपको अभी से करनी है। डेली रूटीन बेसिस पे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स आपके हिसाब के रहेंगे। आपको पता है कि आपकी वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, उन पे फोकस करते हुए आपको नोट्स को बनाना है और प्रॉपर चीज़ों को समझ करके उन्हें शॉर्ट आउट करना है। ठीक है। उसके बाद सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग टेस्ट वगैरह के लिए हमेशा दूसरे चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। लाइक हमारे स्कूल में जब एग्ज़ाम होगा या टेस्ट होगा तब हम लोग देखेंगे नहीं। अगर आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कम्प्लीटली पाना है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको हर वीक में आपको टेस्ट देना है और उसे एनालाइज करना है। टेस्ट देना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस टेस्ट का
एनालाइज करो, आप देखो कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, उसका प्रॉपर पॉइंट बनाओ और उस वीक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करो जो आपको परेशान करता है किसी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक्स में। तो आप इन बातों का ध्यान रखो। आपको वीकली टेस्ट वहाँ देना है खुद से, और खुद से आपको जब आप चेकिंग जो है करो तो आप देखो कि आप क्या चीज़ों में गलतियाँ कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो उसमें। अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए PDF डिज़ाइन कर दूंगा जिसमें टेस्ट सीरीज़ होगी, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी हो सकता है और जिसमें 5-6 जो है चैप्टर एक साथ इंक्लूडेड भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं PDF डिज़ाइन करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करूँगा, जिससे कि आपको सिर्फ टेस्ट आपको देना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर PDF में कंप्लीट सॉल्यूशन भी होगा, जिससे आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर पाओगे कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। CBSE में एक बात और काफ़ी मायने रखती है कि आप स्टेप्स का ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स का है, यानी कि 4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है, तो उसे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको किसी भी तरीके से स्टेप को छोड़ना नहीं है, स्टेप वाइज आपको करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप 10th में हो तो 10th के जो स्टेप नेसेसरी हैं, आप NCERT को जब आप जब सॉल्व करोगे तो आप इम्पॉर्टेंट स्टेप को ऑटोमेटिक समझ पाओगे कि क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप है, किन्हें आप छोड़ सकते हो और किन्हें आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि 10th हो चाहे 12th हो, CBSE में खासकर स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं तो स्टेप पे मार्क्स कटते भी हैं। इस बात का आपको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पिछले 5 साल का आपको प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर को कम्प्लीटली एनालाइज करके सॉल्व करना है। यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है एनालाइज। एनालाइज का मतलब ये होता है कि किस चैप्टर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किस क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल, बहुत ज़्यादा पीछे आप जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एटलीस्ट 5 साल का भी लगाते हो तो बहुत है। 5 इयर्स का कंप्लीट एनालाइज के साथ आपको पेपर लगाना है, चाहे वो CBSE दिल्ली का हो या ऑल इंडिया को। कोशिश जो है करना है कि आप मैक्सिमम सेट को टच कर पाओ, और ये सब चीज़ें आपको अभी से करनी है। ऐसा नहीं कि मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम आएगा या प्री बोर्ड आएगा तब हम करेंगे, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो बर्डन ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं या बर्डन ऑफ जो टोटल आपके पास सिलेबस है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई स्ट्रेटजी काम लास्ट में नहीं करती है। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इस चीज़ को स्टार्ट करोगे, तब आप ये पाओगे कि एग्ज़ाम के दौरान जब आप 2021 में जाओगे यानी 2021 में, तो आप ये पाओगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी मैच्योर प्रिपरेशन हो गई है और आप ऑटोमेटिक जो है बहुत ही अच्छा आप फील करोगे उस टाइम। क्योंकि हर स्टूडेंट को एक बात हमेशा फील होती है कि एग्ज़ाम जैसे उसका कल है तो उसको लगता है यार काश 1-2 दिन और मिल जाता तो वो बेटर परफॉर्मेंस कर पाता, बट ऐसा 1-2 दिन का खेल नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो अभी से आपको काफ़ी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ लगना पड़ेगा, तब आपके 101% श्योर हैं कि आपके 100% आप स्कोर करोगे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है डूज में कि डेली आपको 2 से 3 घंटे मैथ्स के लिए प्रैक्टिस पे देना पड़ेगा। आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, कोचिंग करते हो, ट्यूशन करते हो, इसको छोड़ करके आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उन्हें तो कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस करना ही है। जिन बच्चों का थोड़ा स्ट्रांग है मैथ, उनके हिसाब से अगर उन्हें लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं मैथ्स में, तो उन्हें 2.5 आवर की प्रैक्टिस तो देनी ही पड़ेगी। तभी वो मान के चलें कि इन फ्यूचर यानी 2021 बोर्ड के एग्ज़ाम में वो कंप्लीट 100% स्कोर करेंगे, चाहे वो क्लास 10th के हों या चाहे क्लास 12th के हों। जो यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो 10th और 12th स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ 10th वाले ही मतलब फॉलो करेंगे, आप 12th वाले भी फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए प्रेफरेबल है, ठीक है। ये तो बातें हुई कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपके कुछ वीक पॉइंट्स और हैं, जैसे हम लोग गलतियां क्या करते हैं
कि जो सब्जेक्ट हमें पसंद है उसको बहुत पढ़ते हैं और जो सब्जेक्ट हमें नहीं पसंद है उसको एकदम छोड़ देते हैं। आपको ये समझना है कि सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 हैं। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके ये सोचो कि आप बोर्ड में 95% प्लस पा पाओ या इंडिया में टॉप रैंक हासिल करो, वो इम्पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है इन कंपेरिजन टू दो सब्जेक्ट जो आपके काफ़ी अच्छे हैं। अब आपके जो अच्छे हैं सब्जेक्ट उस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि वो वीक ना हो, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों में सामंजस्य बना करके आपको मतलब रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसको पहले आप करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वीक पोर्शन मैथ्स और साइंस ही होता है और 12th के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ही होती है। तो कोशिश आपको ये करना है कि जो सब्जेक्ट आपका टफ है उसको आप पहले शॉर्ट आउट करो, उनके टॉपिक्स को अच्छे तरीके से डिटेल में प्रॉपर नोट्स के साथ मेक करो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको पूरी किताब रिवाइज ना करनी पड़े। आप मेरी बातों को आई थिंक अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैथ्स की बात है। अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी आपके काम की है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना जिससे इस पर्टिकुलर वीडियो का उन्हें प्रॉफिट मिल पाए। और आप बोलोगे तो मैं और सब्जेक्ट्स का भी बना दूंगा जो कि 10th और 12th में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आम तौर पर आम स्टूडेंट्स करते हैं। जैसा कि मैंने भी उन चीज़ों को किया है जिससे कि मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है। तो उन गलतियों को आपको नहीं करना है जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे होल सिलेबस को कवर कर पाओ इन एप्रोप्रिएट टाइम, प्लस आपके एग्जामिनेशन के दौरान आपको एग्ज़ाम जैसा फील ना हो। इसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि एग्ज़ाम मेरा आएगा फिर मैं टेस्ट को अटेम्प्ट करूँगा, ये सबसे बड़ी भूल होती है। आपके जितने भी टॉपिक तैयार हैं आप उस वीक में उन टॉपिक का टेस्ट अपने से ही लो, ठीक है। और मैं जैसा कि मैंने मतलब वादा किया कि अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो PDF में टेस्ट सीरीज़ की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिया करूँगा। अगर आपको उनकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पक्का आपकी हेल्प करूँगा। तो बात करते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट कलेक्ट मेनी बुक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं चलो ये बुक भी अच्छी है, हमारे टीचर ने कहा ये बुक ले लें तो हम ये बुक भी ले लेते हैं। फिर किसी दोस्त ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है बुक, मैंने इससे लगाया तो मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, चलो ये बुक भी ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप ये मान के चलो कि CBSE में NCERT से इम्पॉर्टेंट कोई बुक नहीं है, चाहे कितनी भी साइड बुक हो जाए। साइड बुक सिर्फ हेल्प करती है कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए, क्योंकि NCERT में अमाउंट ऑफ क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस तो नहीं पाती बट कॉन्सेप्ट आप पूरा जान जाते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट कंफर्म और पक्का करने के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए साइड बुक आप प्रेफर कर सकते हो। मैथ्स के लिए तो सबसे अच्छी बुक होती है RS की 10th और 12th के भी। यहाँ पे कंपटीशन के लेवल पे आप जाओगे तो बहुत सारी बुक्स हैं जैसे RD की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसका सिनेरियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा जो कि कम टाइम में अटैम्प्ट करना बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो कोशिश आपको करनी है कि आपको फिलहाल बोर्ड को अच्छे तरीके से करना है। कंपटीशन तो अभी आगे है, बोर्ड के जस्ट बाद। तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी और कॉन्सेप्ट आपके डीप में रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप किसी भी जो है कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको बहुत सारी बुक कलेक्ट नहीं करनी है। जिस बुक की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी उसे आप कर सकते हो। किसी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन को भी एक साथ लेके चलना है तो RD को टच कर सकता है, बट बोर्ड के बिहार पे NCERT उसकी एग्जाम्पलर की बुक और RS अग्रवाल मोस्ट सफिशिएंट बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा कि डू नॉट अट्रैक्ट विथ शॉर्ट ट्रिक्स। आपको शॉर्ट ट्रिक्स से अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको सारा का सारा पूरा स्टेप दिखाते हुए करना है। तो ऐसा मत करना कि कहीं आपने यूट्यूब पे देख लिया कि इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है तो इससे आप जो है वहाँ पे अटेम्प्ट कर दो। इससे आपके मार्क्स कटेंगे, भले आपने कितना ही सही तरीके से आंसर को ला दिया हो। आपको फुल एंड फाइनल स्टेप्स को दिखाना है जिससे कि आपको मार्क्स मिलेगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं तो स्टेप पे मार्क्स कटते भी हैं, ये ध्यान रखेंगे खासकर CBSE के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ट्रिक्स से नहीं करना। बाकी कंपटीशन में ट्रिक्स हेल्प करती हैं, ट्रिक और कुछ नहीं होता। अगर आपकी कॉन्सेप्ट डीप में है तो आप एक दो स्टेप जो है करने के दौरान छोड़ देते हो, वही एक तरीके से ट्रिक बन जाता है।
ट्रिक हमेशा कॉन्सेप्ट से ही बनता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो कंपटीशन के बिहाफ पे आपको ट्रिक ज़रूर आए, लेकिन फ़िलहाल में बोर्ड के हिसाब से आप ट्रिक पे ज़्यादा फोकस मत करो, आप सिर्फ फोकस करो कंप्लीट स्ट्रैटेजी पे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे और डीप जो है कॉन्सेप्ट पे। चीज़ों को जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री का है टेबल, तो उसे याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम तो चलेगा नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसको आपको मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैथ्स में हम सिर्फ याद ही करते हैं, मैथ्स में हम सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को फिंगर टिप पे रखना बहुत ज़रूरी है। जो फार्मूले हमें 3D ज्योमेट्री या डिटर्मिनेंट के जितने भी पार्ट होते हैं या डेफिनेट इंटीग्रल के जितने पार्ट होते हैं, 10th के बिहार पे अलजेब्रा के जितने फार्मूले होते हैं, वो सब अगर हमें याद नहीं हैं तो हम उससे वहाँ पे उतना फास्ट या सही टाइम में नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि जिन चीज़ों को मेमोराइज़ करना है उन्हें आपको मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा। NCERT में उन सभी का प्रूफ भी दिया है, तो आप उस प्रूफ को समझते हुए मेमोराइज़ करते हो तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही बेटर वर्क होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा कि डू नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ऐसे बहुत सारे साइट हैं जिसमें हम अपना कीमती वक्त पर डे का, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में तो बहुत सारे बच्चे जो सिंसियर होते हैं वो इन चीज़ों को टच नहीं करते, लेकिन एग्ज़ाम के पहले जैसे इस समय के दौरान वो काफ़ी इन चीज़ों पे टाइम करते हैं। तो कोशिश करना है कि इन चीज़ों पे कम से कम टाइम उन्हें स्पेंड करना है। साथ में जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो, टेस्ट स्टार्ट हो, तो उन्हें ये करना है कि बिल्कुल इनसे दूर रहें। यूट्यूब पे आप ये सोचो या फेसबुक पे आप ये सोचो कि आपको फ्रेंड्स वगैरह हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको कम से कम टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना है। गॉट इट। लास्ट पॉइंट है डोंट्स में कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं जो मैथ्स में अच्छा स्कोर जो है करते हैं और बेशक उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में वो प्रैक्टिस पे कम ध्यान देते हैं। वो ये सोचते हैं चलो अभी 2 दिन में मैं जो है कर लूँगा या 3 दिन में मैं जो ये काम कर सकता हूँ, मुझे तो अपनी स्टेमिना या फ्रिक्वेंसी पे पता है कि मैं इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। इससे वो 90 तक तो अटेम्प्ट आराम से जो है कर सकते हैं अगर उनकी मैथ्स ठीक है और वो साल भर थोड़ी बहुत मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है तो। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 आपको लाने के लिए कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए, और वो डेडिकेशन डिसिप्लिन से आती है। और आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आपको बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। ठीक है, जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, सीखना आपने बंद किया, उसी दिन से आपका डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लो। तो मेरे हिसाब से और मेरी एडवाइस है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत हो, कॉन्फिडेंट रहो, खुश रहो, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए और आप उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। मैथ की नीड ही होती है प्रैक्टिस, बेस ही होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ा और हाई स्कोर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे टिप्स दी हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ये टिप्स आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। कोई भी पॉइंट या किसी जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आज की वीडियो में या मेरे किसी भी वीडियो में, तो आप क्या करो, आप मुझे जो है कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा पढ़ाई से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कुछ यहाँ पे टिप्स लिखे हैं। स्टेइंग फोकस्ड। अब ये क्या है? स्टेइंग फोकस्ड का मतलब ये हो गया कि हमें किसी भी हाल में फोकस से देखो रहना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने जो है पढ़ाई की, आज मुझे मोटिवेशन मिला, टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, कुछ स्ट्रेटजी मिली, कुछ नई नई बुक्स देखो मैंने लिया, तो आज एक सप्ताह तक मैंने खूब पढ़ाई की, उसके बाद फिर से मैं अपने ट्रैक को छोड़ करके पुराने वाले ट्रैक पे आ गया। आज के काम को कल पे जो है टालते जा रहा हूँ। ये सबसे गंदा काम है कि अगर आप आज के काम को कल पे जो है टालते हो तो उस केस में आप कभी सक्सेसफुल जो है पर्सन आप कभी नहीं बन सकते। ये आप नोट करके कहीं लिख लो। वह आदमी वही जो है सक्सेसफुल होता है जो पर्टिकुलर अपने टाइम को समझता है, जो अपनी टाइम को इम्पोर्टेंट तरीके से समझता है। अगर वो इम्पोर्टेंस उसको नहीं देगा तो टाइम कभी भी उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आने वाले समय में टाइम उसे बर्बाद कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फोकस्ड रहना है, यानी कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है प्रैक्टिस की। ठीक है,
कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी एक दिन दो दिन की आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, क्योंकि इंसानी देखो नेचर है, रोबोट तो हम लोग हैं नहीं कि एकदम मशीन की तरह लगे हुए हैं। तो किसी समय अगर थोड़े बहुत चीज़ें हर्डल आती हैं तो उन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हर्डल आपको ज़्यादा परेशान ना करे और आप कंटिन्यूटी बनाए रखो। मेन कंटिन्यूटी डेली प्रैक्टिस बेसिस पे अगर आपकी है तो मैं डेफिनेटली अश्योर करता हूँ आपको कि आप कंफर्म 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया भी है कि हमें जो सबसे पहला टास्क है, जो हमें टफ है, उसको सबसे पहले करें। मैथ्स में जो चैप्टर मुझे टफ लगता है, मान लो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा, रिवीजन मैं कर रहा हूँ, जो चैप्टर मुझे टफ लग रहा है मैं उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको नेक्स्ट बार के लिए टाल दूंगा, क्योंकि आप जिन चीज़ों को टफ समझ करके छोड़ते हो एग्जाम में, वही आपकी परफॉर्मेंस को वीक करते हैं। ठीक है। डोंट फिक्स वेरी हाई टारगेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हमेशा टारगेट को काफ़ी हाई जो है सेट कर देते हैं। आप ये जान लो किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स को बनाना पड़ेगा। उन छोटे छोटे टारगेट्स को आप अगर अच्छे से अचीव करते हो तो ऑटोमेटिक आप बड़े जो है टारगेट को अचीव कर पाओगे। जैसे कि हम क्या सोचते हैं, चलो एग्ज़ाम है मेरा 7 दिन बाद, तो 7 दिन में 3 दिन मैंने जो पढ़ाई नहीं की, 4 दिन मैं जो पूरी पढ़ाई जो है कर लूँगा। यानी एक मैंने हाई टारगेट को सेट कर दिया कि मैं पूरा इतने ही समय में पढ़ करके क्लियर कर लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई टारगेट नहीं करना है कि एक ही महीने में जो है कोर्स को जो है कंप्लीट कर लूँगा। अगर आप कोर्स को उस तरीके से कंप्लीट करते भी हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप उसी जगह पे राउंड राउंड घूम करके आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट की थी, या थोड़ा बहुत उससे आप आगे रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आप 100 आउट ऑफ 100 से दूर हो जाओगे। मेरी बात को आप बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मैथ्स में ये पर्टिकुलर जो टिप्स मैं बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के लिए हैं, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है। मैथ्स की बात तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये फॉलो करता है, या किसी भी कंपटीशन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लाइफ में जितने भी कंपटीशन है, जितने भी एग्जाम दोगे, ये टिप्स हमेशा आपका काम देंगे। ठीक है। नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप फेल करते हो। इसीलिए आप घर पे जब आप टेस्ट दोगे वीकली तो आपको पता रहेगा, उतना ही टाइम दो। जैसे आपको अगर 2 चैप्टर का दे रहे हो तो 1 घंटे का आप लगाओ। ठीक है। तो 1 घंटे में अगर आप पानी पीने भी जा रहे हो तो उस टाइम को उसमें कैलकुलेट करो। ठीक है। जब प्रॉपर तरीके से आप एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट फील करोगे घर पे ही, जो कि थोड़ा बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बट आप उसको पॉसिबल करने की कोशिश करो। किसी रूम में आप बैठ जाओ, रूम को लॉक कर दो, घर वालों को बता दो कि फ़िलहाल मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो उस दौरान आप पूरे एनवायरनमेंट को फील करो, स्ट्रेस को फील करो, क्योंकि आप अचानक से जब स्ट्रेस लेते हो तो आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो जितना आप करना चाहते हो। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। ठीक है। खासकर सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए कि फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, ये बात मैंने पहले भी बताई है। सीबीएसई खुद इस बात को बताता है कि आपको एनसीईआरटी और उसके सॉल्यूशन पे ही डिपेंड रहना है, बहुत सारे सॉल्यूशन या बुक्स पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। अदर बुक्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, टोटल कोर्स आपका एनसीईआरटी है। ठीक है। स्टडी स्मार्टली। आपको मेहनत तो करनी है लेकिन स्मार्ट वे में। आपको रोज़ का रोज़ टाइम टेबल आपको मेक करना है कि आप इतने घंटे इन सब्जेक्ट पे दोगे। ए वीक का जो है टाइम टेबल, सोने से लेकर के जागने तक का। सुबह आपने जागा, रात में आप सोए, उस दौरान आपको जितनी भी एक्टिविटी है, आप बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए खासकर, उन्हें अच्छे तरीके से एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उन्हें डेली रूटीन को फॉलो करना है। तब वो जा कर के सिर्फ मैथ में ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी जो है रिलायबल स्कोर करेंगे। ठीक है। तो स्टडी आपको स्मार्टली करना है, ये बात ध्यान रखना है। और आपको हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी वाली हो। ऐसा ना हो कि आप सुबह जो है आपको जब भी टाइम मिले आप 15 मिनट की जो है वर्कआउट करो, थोड़ा बहुत दौड़ लो, थोड़ी बहुत मेडिटेशन आप कर लो। स्टूडेंट्स लाइफ में तो मेडिटेशन का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मन में जब शांति रहेगी और स्टेबिलिटी रहेगी तो आप ऑटोमेटिक चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाओगे और उसे प्रैक्टिस में ला पाओगे।
तो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ आपको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने डेली रूटीन में सुधार करो, वर्कआउट का जितना भी टाइम मिले उतना निकाल करके आप करो, ठीक है। और साथ में खाना पीना जंक फूड से दूर रहो, अच्छे तरीके से अपने बॉडी को हेल्दी रखो, क्योंकि अगर बॉडी आपकी हेल्दी है तभी आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। अदरवाइज आपका मन भटकता रहेगा, तबीयत आपकी जो है हर महीने कुछ ना कुछ आपको होता रहेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। स्टडी को प्लान करो, और जैसा कि मैंने बताया कि टाइम टेबल आपको बनाना है। टाइम टेबल आपने अगर एक परफेक्ट वे में बना लिया, हर बच्चे का अपना अपना एक टाइम टेबल होता है, क्योंकि वो अपने टाइम को जानता है किस टाइम वो क्या कर रहा है। कोशिश ये करना है कि आपको 5 से 6 घंटे एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपको पर डे सेल्फ स्टडी पे देना है। चाहे आप ट्यूशन पढ़ते हो, कोचिंग पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते हो, कुछ भी आप काम करते हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी पे 5 to 6 आवर्स पर डे देना ही है। बोर्ड के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके पास है तो आपको करना यह है कि आपको टाइम बढ़ाना है, 6 to 8 आवर्स तक जाओ, ठीक है। फिर लास्ट में जब प्री बोर्ड के बाद छुट्टियाँ होती है तो 8 to 10 आवर्स तक आप जाओ। अपने टाइम लिमिट को एक्सटेंड करो, क्योंकि 10th और 12th वाले स्टूडेंट ये ध्यान रख कि एक ही बार उनको मौका मिलता है 10th और 12th देने का। और ये तो जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो लाइफ टाइम आपके काम करेंगी। तो बाद में आप अगर अपनी गलतियों से सीखते भी हो तो उस चीज़ को आप फिर से सही नहीं कर पाओगे, और रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोशिश आपकी करनी कि आपको रिग्रेशन जैसी कोई चीज़ हो ही ना, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। खासकर ये मैथ्स के लिए मंत्र है, और भी सब्जेक्ट्स पे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो, बट मैथ्स में ये मोस्ट अप्लीकेबल पार्ट है कि डिसिप्लिन में आपको रहना है, आपको डेली रूटीन को ख़राब नहीं करना है, कंटिन्यूटी कोशिश करके आपको बनाए रखनी है, और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस पे काफ़ी ध्यान देना है। और इन तीनों पार्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो आप 100% स्कोर यानी सक्सेसफुल हो सकते हो एग्ज़ाम में। तो आई थिंक आज की बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी टाइप की आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू।